वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो का चैप्टर डील कर रहे थे और प्लेटो में आज इसका लेक्चर 4 होगा। अभी तक मैंने इसके 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देख सकते हो। आज हम लोग प्लेटो के कम्युनिज्म थ्योरी को डील करेंगे, यानी प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को समझेंगे। तो अगर आप बीए में हो या एमए में हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स आपका सब्जेक्ट है और आपको राजनीतिक विचारक पढ़ना है या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ना है और प्लेटो उसमें चैप्टर दिया गया, तो मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बिना देरी किए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो हम लोग देखेंगे प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत क्या है। कम्युनिज्म थ्योरी ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए 2 प्रमुख साधन बताए हैं। मैंने प्लेटो की जस्टिस थ्योरी का वीडियो बना दिया है, आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देखो, तभी इसकी जस्टिस थ्योरी को समझ सकते हो। तो प्लेटो का कहना था कि उसके आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब उसके लिए 2 प्रमुख साधन को अपनाया जाएगा, और ये साधन होंगे, पहला राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो न्याय की प्राप्ति के पहले साधन यानी कि शिक्षा प्रणाली को मैंने डील कर दिया है, इसकी भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देख सकते हो। और इसका दूसरा साधन है साम्यवादी सिद्धांत। तो क्या है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, इसी को हम लोग समझते हैं। तो इसका कहना है कि न्याय की प्राप्ति के 2 प्रमुख साधन होंगे, शिक्षा प्रणाली और साम्यवादी व्यवस्था, यानी इन 2 साधनों के माध्यम से ही आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति हो सकती है। ओके, प्लेटो का विचार है कि एक समुचित और स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग, जिसे हम संरक्षक वर्ग भी कहते हैं, अभिभावक वर्ग और संरक्षक वर्ग एक ही होता है, जिसमें 2 कैटेगरी आते हैं, एक आएगा आपका सैनिक वर्ग और दूसरा आएगा शासक वर्ग। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि 3 वर्ग होते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। और शासक वर्ग और सैनिक वर्ग जो कहलाते हैं संरक्षक वर्ग या फिर अभिभावक वर्ग। ओके, तो प्लेटो का कहना है कि जो स्वस्थ और जो समुचित शिक्षा प्रणाली अपनाई गई, इसमें इन वर्गों को अपना कार्य करने और समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार किया है। यानी जो शिक्षा प्रणाली है वो इनको तैयार जरूर कर रहा है कि अपने कर्तव्य का पालन वो अच्छी प्रकार से कर सकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटो को इस बात की आशंका थी कि व्यक्ति जो है परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। तो प्लेटो का कहना है कि आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब वहां पे एक नियंत्रित शिक्षा प्रणाली होगी और उसके साथ ही साथ साम्यवादी व्यवस्था भी होगी। वह कहता है कि शिक्षा प्रणाली होने से जो अभिभावक वर्ग है या फिर संरक्षक वर्ग है, वे अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करेंगे और अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट प्लेटो के मन में यह था कि शिक्षा प्रणाली कितनी ही हेल्पफुल क्यों ना हो, लेकिन जब तक जो संरक्षक वर्ग हैं अपने परिवार के प्रति वो मोह रखेंगे और संपत्ति के प्रति उनमें भावना रहेगी कि ये मेरी संपत्ति है, ये उसकी संपत्ति है और मेरा परिवार है, तो अगर ऐसी भावना रहेगी तो वो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि निजी स्वार्थ में फंस जाएंगे और अपनी जो स्वार्थ है, अपने जो पर्सनल जो इश्यूज है उसकी ओर ज़्यादा भी ध्यान देंगे, और इस कारण भी अपनी जो कर्तव्य हैं, जो समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य है, यानी सैनिक वर्ग क्यों है और शासक वर्ग क्यों है, इनका क्या कार्य, तो ये अपने कर्तव्यों से भटक जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने फैमिली और अपने प्रॉपर्टी को लेकर ही अपनी जो स्वार्थ की भावना है उसमें ये लीन हो जाएंगे। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि उसे आशंका उत्पन्न हो रही थी कि ऐसा ना हो कि जो अभिभावक वर्ग है यानी जो सैनिक और शासक वर्ग है वे परिवार और संपत्ति के मुंह में ही चले जाएं और अपने स्वार्थ को ज़्यादा प्राथमिकता दे दे। ठीक है, तो इसलिए प्लेटो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहते थे। इसी कारण उसने अभिभावक वर्ग या फिर संरक्षक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके प्रमुख 2 तत्व हैं, संपत्ति विषयक साम्यवाद दैट मीन्स कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद जिसे कहते हैं कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। यानी प्लेटो का कहना है कि ये जो अभिभावक वर्ग है ये अपने कर्तव्य का पालन अच्छी प्रकार से कर सके, शिक्षा प्रणाली होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इनके लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें कि साम्यवादी व्यवस्था होगी, और यह साम्यवाद जो होगा वो 2 प्रकार का होगा। पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद या फिर कह सकते हैं कि स्त्रियों का साम्यवाद। तो क्या है संपत्ति का साम्यवाद और क्या है परिवार का साम्यवाद, इन दोनों को मैं अलग अलग डील करूंगी।
ओके, एक एक करके समझते हैं। पहला है संपत्ति विषयक साम्यवाद। तो क्या है प्रॉपर्टी का साम्यवाद, क्या होता है? तो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित संपत्ति का साम्यवाद कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, वे अपने अपने कार्य को करेंगे और उनके लिए प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया, तो ये उन्हीं कार्य को करेंगे और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे कहते हैं कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। ओके, तो प्रशासकीय कार्यों का संचालन कौन करेगा? शासक वर्ग करेगा। और किस प्रकार करेगा? अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से करेगा। और दूसरी ओर सुरक्षा का कार्य कौन करेगा? सैनिक वर्ग करेगा। ये प्लेटो पहले ही अब बता चुके हैं, मैं इसके पहले ही थ्योरी में डील कर चुकी हूँ कि शासक वर्ग क्या करेगा, संरक्षक वर्ग क्या करेगा, सैनिक वर्ग क्या करेगा और आपका उत्पादक वर्ग क्या करेगा। तो आप नहीं वीडियोज देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी हूँ, देख लो। तो इस प्रकार कहता है प्लेटो के कहीं ना कहीं कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है उसका संपत्ति का साम्यवाद। और प्रशासक के कार्य ये करेंगे और सुरक्षा का कार्य कौन करेंगे? सैनिक वर्ग करेंगे। तो प्लेटो ने साम्यवाद की व्याख्या करते हुए यह बात को भी विशेष रूप से महत्व दिया है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी निर्धारित कार्यों तक सीमित रहना चाहिए, यानी एक दूसरे कार्य में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और प्लेटो को यह विश्वास भी था कि शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद भी संपत्ति संग्रह करने की भावना से प्रेरित होकर शासक वर्ग के सदस्य अपने कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं। इसलिए प्लेटो का विचार था कि शासक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का अधिकार ना दिया जाए। यानी प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि कितने ही व्यक्ति को शिक्षित क्यों ना कर दिया जाए, शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी प्लेटो में कहते हैं कि व्यक्ति में कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति को लेकर, संपत्ति रखने की भावना को लेकर या संपत्ति को वृद्धि करने की भावना उत्पन्न हो जाएगी और इससे व्यक्ति अपने कार्य से विमुख हो सकता है। इसलिए प्लेटो चाहता है कि व्यक्ति को, यानी कौन वाले व्यक्ति? संरक्षक वर्ग, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग आएंगे, वो व्यक्ति क्या करेंगे? निजी संपत्ति नहीं रखेंगे। तो उन्हें निजी संपत्ति रखने के अधिकार से ही वंचित कर देना चाहता था प्लेटो। ओके, और संपत्ति के साम्यवाद को स्पष्ट करते हुए प्लेटो यह भी कहते हैं कि संरक्षक वर्ग के लिए ना तो अपना घर होगा, ना जमीन और ना अपनी कोई संपत्ति होगी। वे राज्य द्वारा निर्मित सैन्यगृहों में रहेंगे और सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेंगे। उत्पादक वर्ग द्वारा दी गई वस्तुओं का प्रयोग या उपभोग शासक और सैनिक वर्ग व्यक्तिगत रूप से न करके सामूहिक रूप से करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेटो का कोटेशन माना जाता है। यानी प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि जो संरक्षक वर्ग होगा उसका अपना कोई पर्सनल घर नहीं होगा, यहाँ पे उनका कोई अपना जमीन जायदाद नहीं होगा, कोई संपत्ति नहीं होगी और वे सामूहिक रूप से रहेंगे, सामूहिक रूप से भोजन करेंगे। ठीक है, उनका अपना कोई घर नहीं होगा और जो उत्पादक वर्ग जो वस्तुओं का उपभोग करेंगे वो उन्हें ला के दे देंगे। तो व्यक्तिगत रूप से इन वस्तुओं का वे सेवन नहीं करेंगे बल्कि सामूहिक रूप से एक साथ सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेंगे और वस्तुओं का उपभोग करेंगे। तो ये प्लेटो ऐसी व्यवस्था किया है संपत्ति के साम्यवाद के तहत संरक्षक वर्ग यानी कि अभिभावक वर्ग, सैनिक और शासक वर्ग के लिए। ठीक है, तो ये है प्लेटो के अनुसार संपत्ति का साम्यवाद। इस प्रकार प्लेटो का मानना है कि कोई व्यक्ति सोना चांदी प्राप्त कर लेने से धनी नहीं हो जाता बल्कि इससे व्यक्ति को हानि ही होती। यानी व्यक्ति कितना ही संपत्ति क्यों न ग्रहण कर ले, कितनी सोना चांदी क्यों न ग्रहण कर ले, व्यक्ति की हानि होगी क्योंकि इससे क्या करेगा? वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। और सच्चा धन तो संयम में है। खासकर संरक्षक वर्ग के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? सर्वोत्तम धन क्या है? उसके आदर्श भी नहीं थे। इसलिए प्लेटो यह कहते हैं कि सोना चांदी प्राप्त करने से कोई व्यक्ति धनी नहीं होता है, कोई व्यक्ति पैसा वाला या अमीर नहीं बन जाएगा, जबकि उससे वो और ज़्यादा गरीब बनता चला जाएगा क्योंकि अपने कर्तव्यों से तो वो विमुख होगा। जो व्यक्ति है उसका मेन कार्य क्या है? मेन उसका उद्देश्य है कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करे, उसी में उसकी आदर्श छिपी हुई है। तो अब हम समझ लेते हैं कि प्लेटो के संपत्ति विषयक सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं सामने आ रही है। वह यह है कि साम्यवाद की व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि ये केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, यानी कि उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। फिर दूसरा कि इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा कि प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, अपनी संपत्ति को छोड़नी पड़ती है और सभी को एक साथ सामूहिक रूप से निवास करना पड़ता है, सामूहिक रूप से भोजन करना पड़ता है, सैन्यगृहों में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे व्यक्ति की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है, अपना कोई भी जमीन जायदाद नहीं होता है। तो ये प्लेटो के अकॉर्डिंग कुछ प्रमुख विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं संपत्ति के साम्यवाद को लेकर।
अब प्लेटो ने क्या किया, अपनी संपत्ति विषयक साम्यवाद को तो दिया ही है, साथ ही उसने समर्थन भी दिया। निम्न आधारों के आधार पर उसने अपने प्रॉपर्टी की जो साम्यवाद है उसका समर्थन भी किया है। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस के आधार पर वो किस तरह से सपोर्ट करता है कि नहीं मेरा संपत्ति का साम्यवाद सही है। उसने बताया है कि आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। ये मैं पहले भी डील कर चुकी हूँ। और इन्हीं 3 गुणों के आधार पर उसने बताया कि राज्य में या समाज में 3 वर्ग होते हैं। विवेक जो गुण है इसको लेके चलेगा शासक वर्ग, शौर्य के गुण को लेके चलेगा सैनिक वर्ग, और इंद्रिय तृष्णा या लालसा के गुण को लेके चलेगा उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और शासक और सैनिक वर्ग तभी कर्तव्य का पालन करेंगे जब वे आर्थिक वृत्तियों का परित्याग कर देंगे, यानी जो आर्थिक उनका धन दौलत है उससे उनका कोई भी जुड़ा हुई चीज नहीं होनी चाहिए या संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक और सैनिक वर्ग में शौर्य बनाए रखने के लिए इन दोनों वर्गों को संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना जरूरी होगा। ये हो गए प्लेटो के अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिक आधार पर संपत्ति का साम्यवाद जरूरी है। दूसरा प्लेटो बताते हैं दार्शनिक आधार पर। उनका कहना है कि राज्य के शासन की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं देना चाहिए जो स्वयं में विवेक से ही कमजोर प्राणी हो, यानी शासन के दायित्व वही व्यक्ति संभाल सकता है जो वास्तव में इस पद और प्रतिष्ठा का मर्म जानता हो, यानी इसके पीछे जो आदर्श है उसको समझता हो, और वही व्यक्ति शासन के बागडोर को संभाल सकता है। फिर देखा जाए तो प्लेटो का दार्शनिक राजा उन साधु सन्यासी की भांति है जिन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। अगर साधु ईश्वर दर्शन की कामना करते हैं तो प्लेटो का दार्शनिक राजा राज्य के आदर्श को बनाए रखने की कामना करता है। यानी दार्शनिक आधार पर भी प्लेटो ने साम्यवाद के जो विचार दिए हैं, संपत्ति के साम्यवाद के विचार दिए, वह सही है। क्योंकि जो दार्शनिक राजा होगा वो एक तरह देख सकते कि साधु की भांति ही जीवन व्यतीत करेगा, उसका अपना घर परिवार नहीं होगा, अपनी संपत्ति नहीं होगी, अपना जमीन जायदाद नहीं होगा, तो क्या हो गया, उसका जीवन कैसा हो गया, साधुओं की तरह हो गया। ठीक है, सामूहिक रूप से रहेगा, सामूहिक रूप से भोजन करेगा, तो इस तरह से उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये दार्शनिक आधार पर भी प्लेटो अपनी संपत्ति के साम्यवाद को यहाँ पे आधार देते हैं। नेक्स्ट है नैतिक आधार, एथिकल बेसिस। प्लेटो का मानना है कि उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जो शासन कला में भाग लेते हैं, और प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को इससे दूर रखा। यानी प्लेटो यह कहना चाहते हैं कि उसका साम्यवाद वही व्यक्ति पर लागू होगा जो शासन कला में भाग लेंगे, और उत्पादक वर्ग तो इसमें है नहीं। और प्लेटो यह भी कहता है कि राज्य में एकता तभी कायम होगी जब शासक वर्ग निजी संपत्ति का मोह त्याग देंगे, वरना वे क्या हो जाएंगे, लालच के तत्व उनमें भर जाएंगे और इससे वे स्वार्थी हो जाएंगे और वे संकुचित हो जाएंगे। तो नैतिक आधार तो भी प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद का सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है व्यवहारिक आधार, प्रैक्टिकल बेसिस पे भी प्लेटो कहते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं यूनानी नगर राज्यों से भली भांति वे परिचित थे, और इसलिए उसने आदर्श राज्य को धनिक तंत्र से वे बचाना चाहते थे। क्योंकि प्लेटो के समय में जिनके पास शासन सत्ता थी, व्यवहारिक दृष्टि से धन का संग्रह भी उन्हीं के पास होता था, और धन ही उन्हें पदभ्रष्ट करता है। तो प्लेटो के समय में धनिक तंत्र बहुत ज्यादा चल रहा था एथेंस में। तो प्लेटो क्या चाहते थे, इस धनिक तंत्र से अपने राज्य को बचाना चाहते थे, और इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए उसने दार्शनिक वर्ग या फिर सैनिक वर्ग को संपत्ति के से दूर रखा और संपत्ति के साम्यवाद की बात रखी। नेक्स्ट राजनीतिक आधार, पॉलिटिकल बेसिस पे भी प्लेटो अपने संपत्ति के साम्यवाद को सही साबित करते हैं, और वो कहते हैं कि राज्य में जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक शक्ति आ जाती है, यदि उन्हें कुछ आर्थिक या निजी आर्थिक अगर अधिकार दे दिया जाए तो हो सकता है कि अपने कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर वे अपने पॉकेट को भरने लग जाए और दूसरों का शोषण करना शुरू कर दे। यस, ये हो सकता है। ठीक है, अगर उनमें पॉलिटिकल पावर आ गई है तो उसके साथ साथ उनमें आर्थिक पावर भी आ जाएगी। मतलब ये अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार को लालन पालन करने में ज़्यादा ध्यान देंगे, और हो सके कि वे अपने कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर अपने स्वार्थ सिद्ध में लग जाए, दूसरों का शोषण करने लग जाए। तो कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है, पॉलिटिकल बेसिस पे भी प्लेटो यह कहते हैं। इसलिए प्लेटो बोलते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहिए, ताकि लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हों तो राजनीतिक कार्य में भाग ना ले, और जो लोग राजनीतिक कार्य में भाग लिए हुए यानी कि जिनके हाथों में राजनीतिक शक्ति है, सत्ता है, वे आर्थिक कार्यों को ना करें। यानी राजनीतिक कार्य और आर्थिक कार्य अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो चीज़ें हो रही हैं कि कर्तव्य पालन का मार्ग वे छोड़ दें, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी और वे अपने कर्तव्य का पालन अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। इसलिए प्लेटो राजनीतिक आधार पर भी अपनी संपत्ति के साम्यवाद को सही साबित करा है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद को समझते हैं। तो क्या है स्त्रियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद प्लेटो के अकॉर्डिंग? प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ उन्हें निजी
परिवार से भी वंचित करता है। अब देखिए, पहले तो बोला कि उसका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, अब ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का अपना कोई निजी परिवार ही नहीं होगा। अब बताइए, परिवार तो व्यक्ति का सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, सबसे अहम हिस्सा होता है, अब उन्हें परिवार से अलग रख दिया जाएगा तो क्या होगा। तो प्लेटो यही कहते हैं कि संरक्षक वर्ग को परिवार ही नहीं रखना और उन्हें अपना परिवार नहीं बनाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इन्हें भी समझ लेते हैं। प्लेटो का विचार है कि संरक्षक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त कर देना चाहिए। और उसने संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा परिवार के साम्यवाद को ज़्यादा विस्तार से वर्णन किया है, निरूपण किया है। और उसने एक जगह कहा भी है कि अभिभावक वर्ग यानी कि संरक्षक वर्ग, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग आएंगे। क्लियर है। तो यह कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष में अपना कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी और इनके संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न माता पिता अपने संतान को जान सकेंगे और न संतान अपने माता पिता को। तो ये कोटेशन के से यह हम समझ सकते हैं कि प्लेटो यह कहना चाह रहे हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में अपना कोई भी वैसा संबंध नहीं रहेगा कि हाँ, विवाह का संबंध इनके बीच में नहीं रहेगा। और यानी कि एक व्यक्ति की स्त्री है तो वो सभी की स्त्री समझी जाएंगी, और इनके बच्चे अगर होंगे भी तो वो अपने माता पिता से अनजान होंगे और माता पिता भी अपने बच्चों से अनजान होंगे। तो प्लेटो एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं अपने आदर्श राज्य में, जिसे हम बोलते हैं परिवार का साम्यवाद या फिर स्त्रियों का साम्यवाद। ओके, और आगे समझ लेते हैं। तो प्लेटो ने क्या किया, अपनी इस परिवार के साम्यवादी योजना को के संबंध में कुछ तर्क दिए हैं और सही साबित करने की कोशिश की है। उसने कहा कि संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि उसका कहना है कि परिवार जो एक ऐसी घातक संस्था है जिससे व्यक्ति की मनोवृत्ति संकीर्ण हो जाती है और उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थपूर्ण की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो प्लेटो परिवार को ही घातक संस्था मानता है। बताइए, जबकि परिवार हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक हिस्सा होता है। व्यक्ति के जीवन का सबसे अहम हिस्सा परिवार है और प्लेटो इसी परिवार से व्यक्ति को दूर रखने की बात करता है और घातक संस्था मानता है। साथ ही व्यक्ति पारिवारिक मोह माया में फंस जाता है। प्लेटो यह भी कहते हैं कि साथ ही व्यक्ति पारिवारिक मोह माया में फंस जाता है, सार्वजनिक कर्तव्य का पालन सजगता पूर्वक नहीं कर सकता। इस कारण उसने संरक्षक वर्ग को परिवार से दूर रखने की बात की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री और पुरुष को समान अधिकार और नारी मुक्ति। प्लेटो के समय एथेंस में नारियों की स्थिति दयनीय थी। सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश भी वर्जित था और उनका कार्य केवल घर की चार दीवारियों में ही रहकर बच्चों का लालन पालन करना था। तो राज्य की सेवा हेतु बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी जो थी उपकरण मात्र मानी जाती थी। तो प्लेटो के समय एथेंस में नारियों की स्थिति ऐसी रही थी। अतः प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता था और उसका विचार था कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्त्रियां भी पुरुषों के समान उपयुक्त हैं और उन्हें इसके लिए अवसर भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी संरक्षक वर्ग को परिवार से वंचित रखना चाहता है। तो प्लेटो ने जो परिवार के साम्यवाद की बात की है उसका एक आधार यह भी बताया कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिया जाए, और कहीं ना कहीं जो नारियों की स्थिति जो उस समय एथेंस में अच्छी नहीं थी, दयनीय थी, तो इससे भी नारियों को मुक्ति मिल जाएगा और इसलिए उसने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने के संबंध में अपनी ये परिवार के साम्यवाद की बात की थी। ओके, नेक्स्ट है राज्य में एकता स्थापित करने हेतु, चूंकि परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों में सत्ता प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः प्लेटो संघर्ष की इस प्रवृत्ति को अंत करना जरूरी समझता है और संरक्षक वर्ग के सभी स्त्री पुरुष को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। तो प्लेटो का एक यह भी एम रहा है, यह भी उद्देश्य रहा है कि राज्य में हमें एकता की स्थापना करना है, और अगर परिवार रहेगा तो परिवार की भावना लोगों में तेरे मेरे की भावना जरूर उत्पन्न करेगी और कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति में सत्ता प्राप्त करने की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। और वह चाहता है कि शासक जो होगा, दार्शनिक शासक ऐसा होगा जिसमें सत्ता प्राप्त करने की कोई ऐसी भावना ना रहे, तेरे मेरे की भावना उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो प्लेटो अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिणत करना चाहता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसने संरक्षक वर्ग में सभी स्त्री पुरुष को बोला कि वो एक परिवार के रूप में परिणत हो जाए, जिससे कि मतलब स्त्री और पुरुष के जो संबंध होंगे, जो रिलेशन होंगे, वो विवाह का संबंध ना होगा बल्कि एक अलग ही संबंध बनाए, ताकि संतान को माता पिता का पता ना चले और माता पिता को अपने संतान का पता ना चले, जिससे कि राज्य में एकता स्थापित हो जाए। और इसी परिवार को प्लेटो सपोर्ट करता है और निजी परिवार को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री और पुरुष को विवाह व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर करना चाहिए। यानी स्त्री और पुरुष का जो विवाह होगा वो पर्सनल अपनी हित को लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि
राज्य को ध्यान में रखकर विवाह करे और इसके लिए आवश्यक है कि उत्पन्न होने वाली संतान श्रेष्ठ नस्ल के हों और इसके लिए उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुष को ही विवाह सूत्र में बांधा जाए। तो प्लेटो यहाँ पे विवाह की एक अलग ही रीति को लेके आता है, एक अलग ही रीत बताता है कि एक ऐसा विवाह होना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ नस्ल के बच्चे वहाँ पे पैदा हो और साथ ही साथ स्त्री और पुरुष का जो विवाह होगा वो अलग ही टाइप का विवाह हो जिसमें केवल उचित आयु के ही व्यक्ति यानी कि स्त्री और पुरुष उचित आयु के ही सर्वोत्तम पुरुष स्त्री यहाँ पे विवाह सूत्र में बंधे और वे ही उत्तम संतान को यहाँ पे उत्पन्न करें। तो यानी प्लेटो यह चाहता है कि जो संतान उत्पन्न होगा वो श्रेष्ठ हो क्योंकि यही बच्चे राज्य के भविष्य होंगे। इसलिए प्लेटो यह कहता है कि स्त्री पुरुष का विवाह व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि राज्य को के हित को ध्यान में रखकर किया जाए। अच्छा, प्लेटो आगे यह भी कहते हैं कि बच्चों का लालन पालन शिशु राज्य शिशु गृहों में हो ताकि माता पिता को पता न चले कि उनके संतान कौन है और न ही बच्चों को पता चले कि उनके माता पिता कौन है। यानी बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य ही बच्चों की शिक्षा देगा, राज्य ही बच्चों को जन्म के बाद से ही उसकी देखरेख करेगा ताकि पता ना चले बच्चों को कि मेरे असली माँ बाप कौन है। और इन बच्चों का प्रशिक्षण ऐसा होगा कि वे समस्त राज्य को परिवार समझेंगे और एक सच्चे सेवक की तरह राज्य की सेवा में लग जाएंगे। इससे परिवार का मोह भी समाप्त हो जाएगा और राज्य में कहीं ना कहीं सामाजिक एकता भी स्थापित हो जाएगी। तो प्लेटो परिवार के साम्यवाद की बात करता है तो वह यह भी चाहता है कि राज्य में एकता स्थापित हो और यहाँ पे जैसे बच्चे पैदा होंगे वे श्रेष्ठ उत्पन्न होने चाहिए, श्रेष्ठ संतान होनी चाहिए ताकि ये बच्चे राज्य के भविष्य होंगे। ठीक है। इस प्रकार परिवार विषयक साम्यवाद की योजना अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसके आधार पर संरक्षक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा कर सकेंगे। राज्य में एकता की स्थापना होगी, संतान की उत्पत्ति में सुधार होगा, इससे स्त्रियों को मुक्ति मिलेगी और राज्य की सेवा में वे समान अवसर भी स्त्रियों को प्राप्त हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं प्लेटो ने अपने साम्यवाद यानी परिवार विषयक साम्यवाद की योजना इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की है। ठीक है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं प्लेटो के साम्यवाद के क्या मूल तत्व हैं, मेन पॉइंट्स। तो प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, क्लियर है, इसमें सैनिक और शासक वर्ग आएंगे। दूसरा कि इसका उद्देश्य समाज में एकता की स्थापना करना है। तीसरा, प्लेटो का साम्यवाद उसके आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। यस, एक साधन तो शिक्षा है और दूसरा साधन साम्यवाद है। फिर प्लेटो ने साम्यवाद को दो रूप में समझाया, पहला संपत्ति का साम्यवाद कर दिया जाए और दूसरा परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद कर दिया जाए। नेक्स्ट, संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद पर ज्यादा जोर दिया है। तो ये प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद के मूल तत्व रहे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्लेटो की स्त्रियों के साम्यवाद से आप क्या समझते हो या परिवार के साम्यवाद से क्या समझते हो। तो ये परिवार बोलो या स्त्री बोलो, ये दोनों यहाँ पे एक ही इसके नोट्स रहेंगे। ठीक है, बस संपत्ति का साम्यवाद का अलग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हालांकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। तो पहले आपको क्लियर करना होगा साम्यवादी सिद्धांत जो मैंने अभी तक जितना भी दिखाया है, फिर संपत्ति का साम्यवाद क्या है, फिर परिवार का साम्यवाद क्या है, फिर जाके हम इसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, आई होप कि मेरा ये नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। चलिए देख लेते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की गई है और किसने की है। तो प्लेटो के साम्यवाद के दोनों सिद्धांत यहाँ पे संपत्ति विषयक हो चाहे वह परिवार विषयक हो, दोनों सिद्धांतों की कटु आलोचना की गई है और इसकी आलोचना किसी और ने नहीं बल्कि इसके शिष्य अरस्तु, ठीक है, इसके शिष्य कौन थे? अरस्तु थे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में। नेक्स्ट चैप्टर अरस्तु भी रहेगा, उसके भी सिद्धांतों को समझेंगे। तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांतों की कटु आलोचना उसके शिष्य अरस्तु ने की है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहले हम लोग देख लेंगे संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना अरस्तु ने कैसे की है और फिर हम लोग देखेंगे परिवार विषयक सिद्धांत या स्त्रियों के साम्यवाद की आलोचना अरस्तु ने किस प्रकार की है। एक एक करके डील करते हैं। चलिए ओके, संपत्ति विषयक सिद्धांत की आलोचना। तो यह धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करता है क्योंकि निजी संपत्ति रखना और उसकी वृद्धि करना मनुष्य का तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। ठीक है, अतः संपत्ति का साम्यवाद होने से मनुष्य में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं समाज का विकास रुक जाएगा। तो समाज का जो विकास चल रहा है वह रुक जाएगा क्योंकि लोगों में संपत्ति रखने की भावना ही नहीं रहेगी और जबकि संपत्ति रखना लोगों का अधिकार माना जाता है और ये व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो जब लोग संपत्ति नहीं रखेंगे तो व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं होगी और इससे समाज में जो विकास है जो एक चरण में चल रहा है वह रुकेगा। तो ये प्रभावित कर सकती है। ठीक है,
दूसरी आलोचना की गई है कि प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया। बिल्कुल, क्योंकि उसने हर जगह संरक्षक वर्ग के लिए बोला है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ही संपत्ति से दूर रहेंगे या परिवार से दूर रहेंगे, उत्पादक वर्ग को तो कहीं नहीं बोला। तो अगर करना है तो सबके लिए करो ना, तो यह बराबरी तो उसने की नहीं है, तो इसलिए उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं है। तो इसकी भी आलोचना की गई है अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट, प्लेटो राज्य में एकता की स्थापना करने और उसे बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर देना चाहता है, लेकिन अरस्तु कहता है कि एकता की स्थापना शिक्षा के माध्यम से हो सकती है, ना कि साम्यवाद से। अरस्तु यह कहते हैं कि हमें राज्य की स्थापना करनी है तो हमें शिक्षा को सपोर्ट करना होगा, शिक्षा के माध्यम से ही हम राज्य में एकता स्थापित कर सकते हैं। लेकिन साम्यवाद करके क्या मिलेगा? अगर हम व्यक्ति से उसे व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार ही छीन लेंगे तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसका विकास होगा? तो इसलिए अरस्तु यहाँ पे इसकी भी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट, इससे व्यक्ति के श्रेष्ठ मानवीय स्वभाव जैसे उदारता, परोपकार के गुण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति यह सभी कोई व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। अब देखिए, ये भी सही है कि व्यक्ति अगर है, कोई गरीब व्यक्ति है और कोई अमीर है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी की अगर मदद करना चाहे तो वह कैसे करेगा? उसके पास अपनी प्रॉपर्टी रहेगी, धन दौलत रहेगा तभी ना। जब उसके पास अपनी प्रॉपर्टी, धन दौलत ही नहीं रहेगी तो वो अन्य व्यक्तियों की किस प्रकार हेल्प करेगा? तो इससे क्या होगा? समाज में उदारता, परोपकार के गुण व्यक्तियों में नहीं रहेंगे और व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचने लगेगा। नेक्स्ट है, प्लेटो का साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। यस। फिर है, प्लेटो का साम्यवाद में अरस्तु को अति दिखाई देता है, जो कि पोलिस को स्वर्ग बनाने की जगह उसे नष्ट कर देती है। सबसे पहले पोलिस का मतलब होता है नगर या फिर राज्य। तो अरस्तु यह कहते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद में हर जगह अति है, मतलब बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को प्लेटो यहाँ पे करके बता रहा है कि ऐसी चीज़ें हो जानी चाहिए। तो वो कहता है कि ये अति हो जाने से, जहाँ अति होगा तो वो राज्य को स्वर्ग नहीं बनाएगा बल्कि उस राज्य का अंत ही हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासन के अनुकूल नहीं हो सकते। यानी इसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो कभी भी अनुशासन के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भौतिक निदान, आध्यात्मिक बुराई बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी हम लोग परिवार का साम्यवाद की भी आलोचना करेंगे, उसमें इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, परिवार विषयक साम्यवाद का या स्त्रियों के साम्यवाद की आलोचना अरस्तु के अकॉर्डिंग। पहला कि प्लेटो का साम्यवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है और इस दृष्टि से यह अव्यवहारिक है। यस, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्लेटो का जो परिवार का साम्यवाद है या स्त्री का साम्यवाद सही नहीं है, इसे हम प्रैक्टिकली अपना नहीं सकते हैं। जैसा प्लेटो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की स्त्री सबकी स्त्री समझी जाएंगी और एक ऐसा विवाह होगा जिसमें उचित आयु के ही स्त्री और पुरुष शामिल होंगे, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होगी, तो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। तो इसलिए व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, प्लेटो स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता, वह केवल दोनों के बीच लिंग भेद का अंतर पाता है। प्लेटो या तो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर किया गया है, स्त्रियों की स्थिति दयनीय है, लेकिन वो यहाँ पे केवल इनके बीच में लिंग भेद का अंतर करता है, आधारभूत अंतर को तो वो समझता ही नहीं है, उसकी अवहेलना कर देता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, प्लेटो स्त्री और पुरुष के अस्थायी संबंधों की योजना प्रस्तुत करते हुए पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला देता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे संबंध को बनाने की बात करता है जो टेम्पोररी होंगे, अस्थायी होंगे, और जो पति पत्नी के विवाह के बंधन में जब वो बंधते हैं तो ये काफी ज्यादा पवित्र बंधन माना जाता है, ये पवित्रता का संकेत होता है। तो प्लेटो इसी के खिलाफ है कि वह पवित्रता को ही बोलता है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए चीजें, बल्कि यहाँ पे जो संबंध बनेंगे, जो विवाह का संबंध होगा, वो टेम्पोररी होना चाहिए। तो ये चीजें भी गलत है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लेटो के साम्यवाद में संरक्षक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित किया गया है और इससे संरक्षक वर्ग प्रसन्न नहीं रहेंगे और न ही कर्तव्य का पालन अच्छी प्रकार कर सकेंगे। अब देखिए, व्यक्ति को अगर उसके परिवार का सुख ही ना मिले, अपनी बीवी बच्चों का ही सुख ना मिले, तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? जब व्यक्ति खुश नहीं रहेगा, राज्य के कार्य में कैसे लगा रहेगा? उसकी सेवा भी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो ये अरस्तु इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट, उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था को पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट करने का कोशिश किया है, जिसे मानवीय जीवन पर लागू करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। यस, क्योंकि प्लेटो ने जिस तरह से बोला कि परिवार का साम्यवाद कर दिया जाए, स्त्रियों का साम्यवाद कर दिया जाए, एक व्यक्ति की स्त्री सभी की स्त्री समझी जाए, बच्चों को जन्म देने के बाद राज्य में छोड़ दिया जाए, राज्य शिशु गृहों में छोड़ दिया जाए, राज्य ही उसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ राज्य ही देखेगा, बच्चों को पता ना चले कि उनके माता पिता कौन है, माता पिता को पता ना चले कि उनके बच्चे कौन है। तो इस तरह से, जिस तरह से उसने एक सिस्टम को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है प्लेटो ने, तो वो कहीं ना कहीं पशु जगत के उदाहरणों से मिलता जुलता है। जिस प्रकार पशु जंगल में रहते हैं, उनका जीवन चलता है, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल
पशुओं की लाइफ से ज़्यादा मिलता जुलता है, तो ये ऐसी चीज़ों को हम मानवीय जीवन पर कभी भी लागू नहीं कर सकते हैं। ये इसकी कड़ी आलोचना अरस्तु ने की है। नेक्स्ट, प्लेटो की इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य में एकता की स्थापना करना है, लेकिन इस व्यवस्था में स्त्रियों को लेकर हमेशा झगड़े और ज़्यादा बढ़ते ही चले जाएंगे और एकता स्थापित कभी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, इस व्यवस्था के कारण संरक्षक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहेगा और उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक समस्याओं और आवश्यकताओं को वो ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। अतः ऐसे व्यक्ति शासक के रूप में कार्य कर सकेंगे, यह जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब संरक्षक वर्ग अपने परिवार से दूर रहेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उत्पादक वर्ग की आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। जब वो उस चीज को ही नहीं प्रैक्टिकली समझ रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को क्या समझेंगे। और जब शासक होगा तो अपने कार्य को अच्छी प्रकार कर सकेगा ऐसे व्यक्ति, यह भी जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में किसी भी बच्चे का स्वस्थ विकास संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बच्चे सभी के होंगे तो हो सकता है कि उनके विकास का उत्तरदायित्व सभी एक दूसरे पर टाल सोचे। इस बच्चे का लालन पालन का ध्यान वो रखेगा, तो ऐसे में बच्चों का जो उत्तरदायित्व है सही उत्तरदायित्व नहीं हो पाएगा और ऐसे में क्या होगा, बच्चों का लालन पालन अच्छी प्रकार से नहीं हो सकेगा। तो ये भी एक आलोचना प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था के अरस्तु करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की आलोचनाओं से स्पष्ट होता है कि उसने उच्च आदर्श से प्रेरित होकर समाज और व्यक्तियों को सद्गुणी और आदर्श बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान वह मानव स्वभाव की उन स्वाभाविक वास्तविकताओं को भूल जाता है जो उसे प्रकृति से प्राप्त हुई है। स्वाभाविक वास्तविकता जैसे कि संपत्ति रखना है, परिवार व्यक्ति रखेगा, निजी संपत्ति नहीं रखेगा, उसका निजी अपना परिवार नहीं होगा तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा, व्यक्ति समाज का विकास कैसे होगा। अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देगा, अपनी पत्नियों के आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा, और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तो समाज का विकास कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक जो बोलते हैं वास्तविकता उसको प्लेटो भूल गया है, और जो उसे प्रकृति से प्राप्त हुई है ये किसी को अधिकार नहीं है कि व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, बल्कि ये प्राकृतिक अधिकार मानते हैं कि उसे प्राप्त होना चाहिए व्यक्ति को जन्म के साथ ही। तो इन वास्तविकताओं को प्लेटो भूल गया है। परिवार विषयक साम्यवाद की अव्यवहारिकताओं को तो इस बात से भी स्पष्ट होती है कि अब तक व्यवहार में इसे कहीं भी अपनाया नहीं गया। हालांकि संपत्ति के साम्यवाद को तो अपनाने की बात की जा सकती है कि व्यक्ति संपत्ति रखेगा तो उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो जाएगी, अपने स्वार्थ को देखेगा, अपना ज़्यादा पेट भरता चला जाएगा, तो वैसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन परिवार का साम्यवाद ये कैसे व्यवहारिक होगा, ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है और कहीं भी आज तक इस सिद्धांत को अपनाया नहीं गया। इस दृष्टि से भी हम बोल सकते हैं कि प्लेटो के साम्यवादी संबंधी जो विचार है व्यवहारिकता के धरातल पर प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक रह गए हैं। ओके, तो प्लेटो के आज जो साम्यवादी सिद्धांत है इसको भी मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब हम अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो हम लोगों ने किस तरह से प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को समझा है आप देख सकते हो। क्वेश्चन आएगा कि प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत क्या है, या इसकी कटु आलोचना करें, या संपत्ति का साम्यवाद क्या है, या फिर परिवार विषयक साम्यवाद क्या है। तो इसको इस तरह हम लोग समझ सकते हैं और आप यहाँ पे नोट्स भी लिख सकते हो। अब अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। ओके, अगर आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।